आज 1 जून है और आज से ही केंद्र सरकार की अनलॉक 1 की गाइडलाइंस लागू हो रहे हैं और आज से देश में कई नए नियम और योजनाएं भी लागू हो रहे हैं। अनलॉक 1 में आज फिर से रेल सेवा की बहाली की शुरुआत हो रही है। आज से क्या कुछ खुल रहा है, क्या कुछ चलने लगा है देश में, समझ लीजिए। 100 ट्रेनें अप और डाउन मिलाकर ये 200 हो जाती हैं, तो 200 ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो रहा है और अप एंड डाउन मिलाकर ये 200 ट्रेनें हैं। इसके साथ साथ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बिना रिजर्वेशन के आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। बिना रिजर्वेशन यात्रा पर पाबंदी, यानी कि कंफर्म टिकट पर ही आप यात्रा कर पाएंगे। जनरल कोच इसमें जोड़ा गया है। इससे पहले जो ट्रेनें चल रही थी उसमें जनरल कोच नहीं था, लेकिन इसमें जनरल कोच होगा। और यूपी में रोडवेज की बसें भी चलने लगी। अंतर जनपदीय बसें चलेंगी, इनके संचालन की शुरुआत होगी। सुबह 8 बजे से हो चुकी है और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन किया जाएगा। सिर्फ 50% यात्री ही सफ़र कर सकेंगे, जबकि 60 सीटर अगर बस है तो उसमें 30 यात्री सफ़र कर सकेंगे। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम भी आज से लागू होगी देश में और 20 राज्यों में ये नई राशन कार्ड स्कीम लागू होगी। तो आज से यूपी में परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब राज्य के साथ साथ अंतर जनपदीय बस सेवा भी शुरू कर दी गई है और कुल 7,500 बसों का संचालन फिलहाल शुरू किया गया है। बाद में ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो बसें रेलवे स्टेशन या श्रमिकों के लिए लगी हुई हैं वो वैसे ही लगी रहेंगी, जबकि बाकी सरकारी बसें चलनी आज से शुरू हो जाएंगी। 7,500 बसें चलेंगी और कुछ बैकअप में रखी गई हैं। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो अन्य बसों को लगाया जाएगा, या फिर अगर ये इन बसों में कम यात्री सवार होते हैं तो फिर इनकी संख्या भी घटाई जा सकती है। तो इसके लिए महकमा तैयार है। राज्य सरकार ने इन बसों के संचालन के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब इसके मुताबिक, नई गाइडलाइंस के मुताबिक बस चालक पैसेंजर को बिठा सकते हैं। इसके लिए बसों में सीट से ज़्यादा यात्री नहीं बैठेंगे। खड़े होकर भी कोई यात्री सफ़र नहीं करेगा, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हर एक बस स्टैंड पर बसों में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सिम्टम तो नहीं है, ये ध्यान रखा जाएगा। साथ ही हर 6 घंटे में बस स्टेशन पर बसों को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। तो आज से उत्तर प्रदेश में ये बसें दौड़ने लगी हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में हाल क्या, अलग अलग ज़िलों में क्या ये सेवा शुरू हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, बसों में अब सफ़र करने का लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या लोग आ रहे हैं बसों में, बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़े हैं लखनऊ से, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से, प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, तो रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। मैं सबसे पहले शुरुआत मेरठ से करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बलराम, आप हाल बताइए, क्या वहां से बसों का संचालन शुरू हो पाया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल राजीव, आज जो लॉकडाउन 5 है उसका पहला दिन है और आज से लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट चालू कर दिया गया है। ख़ास तौर से जो रोडवेज की बसें हैं वो चालू कर दी गई हैं। लेकिन आज मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन है, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन पहले से ही सप्ताह में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रखे हुए है। लिहाजा ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है और प्रशासन का कहना है कि जब तक नई गाइडलाइन नहीं जारी होती है प्रशासन की तरफ से, तब तक पहले वाले जो आदेश हैं वो मान्य होंगे। लेकिन लोगों को पहली बार लॉकडाउन 5 से काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और खुशी देखने को मिल रही है कि उम्मीद है लोगों को कि अब मॉल्स खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी, मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे खुलेंगे, यहाँ तक कि जो धर्मगुरु हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉकडाउन कंप्लीट होने की वजह से आज लोग जो हैं वो घरों से कम निकल रहे हैं। रोडवेज की बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन जो बस डिपो में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरठ में आज कंप्लीट लॉकडाउन है। अगर उचित कारण है
तभी लोग घरों से निकल रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 2-3 बातें हैं जो इस वक्त जनता के जहन में है और वो सवाल भी उठा रहे हैं कि पहला, मेरठ जिला जो है उसका जो शहरी इलाका वो पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन में है और यहाँ पर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वो पूरे कंटेनमेंट जोन में है। ऐसे में उनका सवाल ये है कि क्या कंटेनमेंट जोन में जो मंदिर और मस्जिद हैं वो खोले जाएंगे 8 तारीख को। दूसरा, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं मेरठ के सब शहरी इलाकों में हैं, लेकिन शहरी इलाका पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ की 30 जून तक दुकानें ना खोलने की हिदायत भी जिला प्रशासन ने दे दी है। अगर हम बात करें तो प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक बहुत तरह की हिदायतें आप बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने दी है। लेकिन मैं अब शैलेश आपके पास आना चाहूंगा। हम बसों के संचालन की चूंकि बात कर रहे हैं, तो आप चूंकि बस स्टैंड पे भी पहुंचे थे, परिचालन शुरू भी हो गया, संचालन शुरू हो गया है, महकमा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश इन रियायतों के लिए, इस अनलॉक के लिए तैयार है? राजीव, बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि आज लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 का पहला दिन और दूसरी तरफ कल जब लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन था तो प्रदेश में कोरोना के 378 नए मामले सामने आते हैं। यानी खतरा टला नहीं, खतरा बरकरार है और ऐसे में सब कुछ खुल जाना यानी आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल क्लियर है। यही वजह है आज से बसों का संचालन शुरू हो गया है। कैसरबाग बस अड्डे पर हमने सुबह दर्शकों को तस्वीर दिखाई, यात्रियों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है, सभी ने मास्क भी लगाए हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से आज सुबह अधिकारी एक्टिव रहे हैं उसी तरह उन्हें आगे भी रहना होगा। ऐसा ना हो कि बस पहले दिन क्योंकि मंत्री अधिकारी वो निरीक्षण करते हैं तो हमने उनके सामने दिखाने के लिए, सब फील गुड कराने के लिए तो कर दिया, लेकिन बाद में अपने वही पुराने ढर्रे पर आ गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ लापरवाही नजर आने लगती है। तो उससे बचना होगा। बहरहाल आज की अगर बात करें तो अधिकारी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी तरह मुस्तैद नजर आए और सिर्फ अधिकारी क्यों, बस के कंडक्टर, ड्राइवर वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। सभी को अपनी जान की परवाह है तो निश्चित रूप से वो ध्यान भी आगे देंगे। बस के संचालन के अलावा अगर हम बात करें तो आज से कैब, ऑटो, ई रिक्शा यानी परिवहन के जो बाकी साधन है वो भी शुरू हो रहे हैं, काफ़ी शुरू भी हो चुके हैं। ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो चुका है। लखनऊ से पहली जो ट्रेन है गोमती वो रवाना हुई है सुबह। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से बाज़ारों का जो समय है वो बदल जाएगा, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। अमीनाबाद जो लखनऊ की बहुत पुरानी और नामी मार्केट है, जहाँ कहा जाता है आपको हर चीज़ मिलेगी, वो मार्केट भी आज से खुल रही है। बहरहाल राजीव, हम एक तस्वीर दिखाएंगे इस समय सड़क की, कि सड़क को आप देखिए, रफ्तार जो है राजधानी लखनऊ की एक बार फिर से वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों का मूवमेंट है और एक ई रिक्शा आता हुआ अभी नज़र आ रहा है, जैसे सामने उसमें कोई बैठा भी हुआ है यात्री। तो ये जो चीज़ें हैं परिवहन के साधन, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ये लापरवाही है कि मास्क नहीं पहना है और बैठे हुए, इसको रोकना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो तस्वीरें आपने दिखाई यही चिंताजनक है कि इस रियायत में यही खतरनाक है, क्योंकि इस रियायत में लोगों को अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी है और उनको कोई भी इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी, लेकिन लोग अभी भी बिना मास्क के निकल रहे हैं। मैं प्रभात आपके पास आना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा उत्तराखंड रवि के पास। आप बताइए, क्या बसों का संचालन कानपुर में शुरू हो पाया है? लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या वो शुरू हो पाया है और क्या इंतजाम, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की जाए तो कानपुर में भी जो पटरी पर लाने की रफ्तार है वो तेज़ हुई है। सतर्कता के साथ कानपुर को पटरी पर वापस लाने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की हैं। हम लोग इस वक्त एक चौराहे पर मौजूद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको आज सड़कों पर ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो ये सब आपको काफ़ी दिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से नई गाइडलाइन आई है उसमें यह है कि जितनी सीटें ऑटो में, जितनी सीटें ई रिक्शा में हैं उतने लोगों को आप बैठा सकते हैं और मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजेशन की पूरी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो लिहाजा कानपुर में भी अगर देखेंगे तो आज सड़कों पर आपको हरे पीले जो ऑटो हैं वो काफ़ी दौड़ते दिखेंगे। लोग हालांकि सावधानी बरत रहे हैं, लोग जागरूक भी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन भी कर रहे हैं।
तो वहीं अगर नई गाइडलाइन की बात की जाए, क्योंकि कानपुर के दर्शक जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो दुकानों को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ था कि दुकानें जो हैं वो सारे दिन खुलेंगी कि कम दिन खुलेंगी, तो उसको लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भी दुकानें जिस तरह से अभी तक खुल रही थी उसी रोस्टर के अनुसार खुलेंगी, यानी 3 दिन एक तरह की दुकानें खुलेंगी और 3 दिन एक तरह की दुकानें खुलेंगी, अल्टरनेट दुकानें खुलेंगी। हाँ, समय में बदलाव किया गया है। अब प्रशासन ने सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय जो है वो तय किया है और हर हाल में हर किसी को 9 बजे अपने घरों में पहुंचना है, ये तय किया, क्योंकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जितना भी है वो पूरी तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा और कर्फ्यू रहेगा। लिहाजा टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी गई। अभी तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की टाइमिंग थी, तो अब सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की टाइमिंग कर दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रभात आपने दी हैं। उम्मीद करते हैं कि कानपुर वासियों ने ये जानकारियां समझ ली होंगी और अब वो उसी अनुरूप घर से निकलेंगे भी। अब मैं रवि आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में क्या अंतर जनपदीय बसें चलना शुरू हो गया है? देहरादून से उत्तराखंड में कितनी बसें उत्तराखंड रोडवेज की चलेंगी और क्या अंतर जनपदीय ही चलेंगी या अंतर्राज्यीय भी चलेंगी? जी देखिए राजीव, अभी तक तो ये स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हुई है कि इस पर क्या आगे निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अगर आज हम सुबह से बात करें तो देहरादून में जिस तरीके से पहले जो सिटी बस संचालक हैं उन्होंने तो अभी ये इच्छा जाहिर की है कि वो अपनी बसों को 50% क्षमता के साथ नहीं चलाएंगे। लेकिन देहरादून की सड़कों पर अगर हम ऑटो की बात करें और ई रिक्शा की बात करें तो वो आज सुबह से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लोगों को एक रियायत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यालय खुल गए हैं, ऑफिस जाना है, जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं है वो गंतव्य तक जाने के लिए उनके लिए अच्छी जो है सुविधा है। इसके साथ ही जो परिवहन है उसे किस तरीके से सुचारू करना है पूरी तरीके से प्रदेश में, इस पर जो है अभी विचार किया जा रहा है। किस तरीके से पूरी बसों का संचालन किया जाएगा, जो 50% क्षमता के साथ संचालन किया जाना है, जो अंतर जनपदीय संचालन है वो शुरू किया जाएगा और वहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बनाना है और जो कोविड की जो शर्तें हैं उनका पालन करना है, उस पर भी पूरा विचार अभी किया जा रहा है। लेकिन अगर आज हम देहरादून शहर की बात करें तो यहाँ पर ऑटो और ई रिक्शा सुबह से देखने को मिल रहे हैं और लोगों को ये एक सुविधा मिल सकी है। हालांकि जो अभी स्थिति है, अगर हम लॉकडाउन 4.0 की बात करें तो उसी तरीके से अनलॉक 1 5.0 में भी इसी तरीके से यथावत अभी स्थिति है। 8 तारीख के बाद जिस तरीके से केंद्र की गाइडलाइंस है उस पर ये देखना होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जो धार्मिक स्थल है उससे जुड़े हुए जो 4 धाम यात्रा है उत्तराखंड की, उस पर एक बड़ा विचार हो सकता है। और इसके साथ ही जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, ये जो है खुलेंगे। इस पर एक बड़ा विचार जो है देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार क्या करती है, क्योंकि राजीव जो स्थिति है उत्तराखंड की वो इस समय उलट है। क्योंकि यहाँ पर पहले जब कंप्लीट लॉकडाउन था तब यहाँ पर कोविड की जो मरीज हैं उनकी संख्या बेहद कम थी, लेकिन 4.0 में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अब लगातार इस संख्या में उछाल हो रहा है। तो उछाल के साथ जो रियायतें मिल रही हैं ये एक चुनौतीपूर्ण जो है शासन प्रशासन के लिए है। इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल जो है संकट में है, तो इसको देखते हुए प्रदेश की जो मौजूदा हालात हैं वो कुछ अलग बने हुए हैं। तो इस पर किस तरीके से निर्णय लिया जा सकता है, ये धीरे धीरे ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। तमाम जिलाधिकारी अपने ज़िलों में किस तरीके से निर्णय लेंगे स्थिति के अनुसार, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे स्पष्ट होनी है। एक ज़िला जो नैनीताल है, सबसे ज़्यादा मरीज वहाँ पर है, तो उसको रेड जोन बना दिया गया है। वहाँ की अगर स्थिति बात करें तो वहाँ पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ जो है वो जारी रहेंगी। और बाकी जो टाइमिंग में एक बदलाव हुआ है वो ये है कि जो ऑरेंज जिले हैं और एक ग्रीन में भी जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में आ गया है, इन पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अब टाइमिंग दे दी गई है, जो पहले 4 बजे तक थी। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बलराम आपका, प्रभात आपका और शैलेश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो उत्तराखंड में बसों का संचालन अभी शुरू हो नहीं पाया है, सरकार अभी चिंतन मंथन कर रही है, जबकि एक तरह से शुरू हो जानी चाहिए थी चीजें, लेकिन अभी तक चिंतन मंथन ही चल रहा है। बढ़ते आगे, देश के साथ साथ जहां यूपी में भी अनलॉक 1 में कई चीजों को छूट मिलनी शुरू हो गई है, वहीं गाजियाबाद में जिला प्रशासन अब तक सख्त है। यहां पर केस बढ़ने से लॉकडाउन लगातार जारी रहेगा। साथ ही दिल्ली यूपी सीमा पर आवाजाही पर भी पहले की तरह ही रोक बरकरार रहेगी। इसके अलावा बाजार पहले के ही रोस्टर के मुताबिक खुलेंगे। साथ ही जिले में पहले धारा 144 पहले से लागू है, इसे अभी और बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में जहां अनलॉक 1 की तैयारी चल रही है, वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अगर हम कहें कि लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू हो गई है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हम दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, और आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ वाहनों का काफिला है, लेकिन थोड़ी देर में इस पर पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि अनलॉक 1 में भी गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आना मनाही है। केवल
डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी अपना आई कार्ड दिखा के जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनको विशेष परिस्थितियों में जाना है और जिनके पास पास है, सिर्फ वही लोग जा पाएंगे। इसके अलावा जो बाजार है, जो दुकानें हैं, वो अल्टरनेट डेज पे खुलेंगी। जैसा रोस्टर पहले जारी था वैसे ही रहेगा। फल सब्जी की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी और जो किराना की दुकानें हैं वो 4 बजे तक खुलेंगी। बाकी जो दुकानें हैं बाजार में वो 10 से 5 खुलेंगी, लेकिन उनके लिए रोस्टर है, एक दिन खुलेंगी, एक दिन बंद रहेंगी और 10 से 5 बजे तक रहेंगी। इसके अलावा बाकी तमाम जो गाइडलाइन है वो जो प्रदेश सरकार ने जारी की है उसी हिसाब से रहेंगी। 7 तारीख तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, 8 तारीख से वो खुल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देश जहां अनलॉक 1 की तैयारी कर रहा है, वहीं गाजियाबाद में लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू हो गई है। धारा 144 अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। तो हमारे संवाददाता विपिन तोमर की आपने रिपोर्ट देखी और हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। विपिन, सबसे पहले तो विस्तार से आप दर्शकों को ये बताएं कि गाजियाबाद में अनलॉक 1 में पाबंदियां क्या है, तो ढील क्या है, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा? कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो राजीव जी इसमें है वो दिल्ली और यूपी बॉर्डर है, जिसको पहले की तरह सील रखा जाएगा। केवल जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मीडिया कर्मी है और पुलिसकर्मी है, वो अपना आई कार्ड दिखा के जा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को विशेष हालातों में, परिस्थितियों में अगर जाना है तो उसके पास शासन द्वारा दिया हुआ पास होना चाहिए। इसके अलावा जो कल देर रात जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सब्जी मंडी और किराना की दुकानें पहले की तरह टाइमिंग पे खुलेंगी। सब्जी मंडी और फल की दुकानें जो हैं वो 2 बजे तक खुलेंगी गाजियाबाद में, और किराना की दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा जो बाकी बाजार है वो 10 से 5 खुलेगा, लेकिन उसमें रोस्टर जो प्रक्रिया पहले जारी की गई थी प्रशासन के द्वारा कि किस क्षेत्र में कौन सी दुकानें खुलेंगी वो जारी रहेगी। एक दिन एक दुकान खुलेगी तो उससे अगले दिन दूसरी दुकान खुलेगी। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे गाजीपुर बॉर्डर की। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, और आप देख सकते हैं सामने कि बड़ी संख्या में उन लोगों के चालान किए जा रहे हैं जो इस समय सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। काफी संख्या में आप लोग देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, जिसके पास है सिर्फ उसी को भेजा जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि गाजियाबाद में अनलॉक 1 नहीं बल्कि लॉकडाउन 5 लागू हो गया है तो गलत नहीं होगा। अब विपिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब गृह मंत्रालय देश में कहता है कि कोई पास व्यवस्था नहीं, किसी भी राज्य में जाने के लिए आपको कोई पास नहीं दिखाना होगा, तो फिर ये व्यवस्था क्यों? क्या ये उस व्यवस्था को चुनौती नहीं होगा जो गृह मंत्रालय कह रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जहां पास व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो यहां पर ये निर्णय क्यों लिया गया? जी देखिए राजीव जी, जब गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था उसके बाद जब उत्तर प्रदेश राज्य की गाइडलाइन आई थी तो उसमें जिला गौतम बुद्ध नगर और जिला गाजियाबाद के जिला अधिकारियों को ये कहा गया था कि आप जिस तरीके से आपके दोनों जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इस गाइडलाइन को चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसी को लेके गाजियाबाद का जो प्रशासन है वो सजग है और उसने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली से जो लोग आते हैं या दिल्ली जो लोग जाते हैं, जो गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित हैं, वो सबसे अधिक जो संक्रमित हुए हैं वो दिल्ली के कारण हुए हैं। इसी वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने फिलहाल बॉर्डर सील रखने का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया है। इसके अलावा धारा 144 भी लागू रहेगी अग्रिम आदेशों तक। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि गृह मंत्रालय ने कह दिया कि किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रही, लेकिन जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि पाबंदी रहेगी। तो क्या गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी जिलाधिकारी को अधिकार है? हालांकि ये अधिकार राज्य सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन ये जरूर लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें नौकरी के लिए जाना है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में बॉर्डर सील करके आप हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको देंगे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम योगी कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग के साथ एक बैठक है, उस बैठक में शिरकत करेंगे। 9:30 बजे सूचना विभाग के साथ उनकी बैठक है। उसके बाद
सुबह 10:45 पर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। शाम को 5 बजे वो मानव संसाधन समितियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 6 बजे इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, सौर ऊर्जा नीति, बायोमास नीति, फिल्म नीति, नागरिक उड्डयन नीति में संशोधन को लेकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री के आवास पर ये सभी बैठकें होंगी। तो आज का दिन मुख्यमंत्री का पैक्ड दिख रहा है कार्यक्रमों से। तो लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं जिलाधिकारियों के द्वारा। इस बीच में प्रयागराज से भी खबर देते हैं कि प्रयागराज के जिलाधिकारी ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो यहाँ 9 से 9 तक का ही वक्त दिया गया है, जबकि कानपुर में 9 से 8 बजे तक का वक्त है। तो 9 बजे से लेकर 9 बजे तक रात की दुकानें खुलेंगी और उसके बाद कर्फ्यू पहले वाला जो व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी। साप्ताहिक बंदी छोड़कर 22 तरह की दुकानें खुलेंगी और पूरे जिले में कुछ दुकानें रोस्टर के मुताबिक खुलेंगी। मोबाइल, बर्तन, प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी। तो स्पोर्ट्स, गिफ्ट आइटम की दुकानें सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को खुलेंगी। कंप्यूटर, आईटी, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें मंगलवार को खुलेंगी, गुरुवार को खुलेंगी और शनिवार को खुलेंगी। लेकिन दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य है, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। आज गंगा दशहरा का पर्व है, लिहाजा प्रयागराज में भी संगम तट पर कुछ भक्तों की भीड़ दिखी। तो काशी में कोरोना वायरस का असर साफ दिखा। यहां पर लॉकडाउन की वजह से घाटों पर सन्नाटा देखने को मिला। बहुत ही कम लोग घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। जो घाट खचाखच भरे हुए होते थे श्रद्धालुओं से, उस घाट पर एक पुजारी के अलावा कोई और दिखाई नहीं दिया, क्योंकि धारा 144 लगाई गई है। घाट पर जवान तैनात हैं और किसी को बयाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रयागराज की हम बात करें तो वहां पर तस्वीर चिंताजनक थी, क्योंकि नदी के दोनों किनारे लोगों के, श्रद्धालुओं के भीड़ से भरे हुए थे, खिंचाखिंच थे और सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क, लोगों ने उसका पालन नहीं किया। इस बीच में मथुरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। गंगा दशहरा पर मथुरा में हादसा हुआ है। गंगा दशहरा पर मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। यमुना में स्नान करने गई 14 साल की लड़की डूब गई है। ये खबर मिल रही है मथुरा से। 14 साल की लड़की यमुना में स्नान करने के लिए गई थी, डूब गई है और लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा। सौरभ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। सौरभ, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्या रेस्क्यू पूरा हो पाया, मिल पाई है बच्ची या नहीं? देखिए, अभी तक बच्ची का सुराग नहीं लग पाया है। इलाका पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंच गए हैं, उसकी तलाश जारी है। दरअसल ये आज गंगा दशहरा का पर्व है। अपने परिवार के साथ यमुना स्नान करने के लिए आई थी। तभी वहां पर यमुना स्नान कर रही थी तो तेज बहाव होने के कारण वो बह गई। काफी लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं सके। तेज बहाव होने के कारण आगे बह गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोर को सूचना दी गई। गोताखोर उन्हें तलाश में जुट गए हैं। तब प्रयास जारी है कि उसे जल्द से जल्द उसे ढूंढा जाए, जल्द से जल्द उसे मिला जाए। लेकिन दरअसल इसमें 3 बच्चे डूबे थे, 2 को सकुशल बचा लिया था और एक ये लड़की थी, उसे उसका सुराग नहीं मिल पाया अभी तक और गोताखोर अभी तक तलाश में जुटे हुए हैं। जी सौरभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नजर आप बनाए रखें, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,535 हो गई है और 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 8,392 आंकड़े सिर्फ 24 घंटे में आए हैं। खबर बहुत बड़ी, 1,90,535 और विश्व में 7वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। हमने जर्मनी को और फ्रांस को भी मामले में पीछे छोड़ दिया है। 230 मरीजों की 24 घंटे में मौत हुई है और 7वें नंबर पर पहुंचना दुखदाई है, चिंताजनक है। देश में अब तक कुल 5,394 लोगों की मौत हो गई है और आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। 1,90,000 का आंकड़ा और इसी आंकड़े के साथ हमने जर्मनी को भी पछाड़ दिया है और फ्रांस को भी पछाड़ दिया है। हम उनसे आगे निकल गए हैं कोरोना के केसेस के मामले में।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।